लेवल 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलो पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो सवाल आता है कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। ये ऐसी प्रोसेस होती हैं जिसमें नए सबस्टेंस बनते हैं। सबस्टेंस ही अलग नया बन रहा है, और जो सबस्टेंस नया बन रहा है केमिकल रिएक्शन के बाद, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग ही हैं। यानी जिनसे वो बना उनमें जो प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रॉपर्टीज़ उनमें नहीं जो बना। जो नई चीज़ बनी, न्यू सब्सटेंस बना और उसमें प्रॉपर्टी एक अलग किस्म की थी, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। कि केमिकल रिएक्शंस ऐसी प्रोसेस हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं और नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। केमिकल बदलाव होते हैं उनमें। केमिकल रिएक्शंस में केमिकल बदलाव होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस अ रीअरेंजमेंट। अभी केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, रिएक्शंस हो रही हैं, रिएक्शंस, दोबारा से एक्शन। और रिएक्शन क्या हुआ, कहते हैं ना कि अच्छा उसमें क्या चेंज आया। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स आगे पीछे होते हैं, चेंज होते हैं। एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह बदलाव होता है, चेंज होता है उनमें। टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो रिएक्ट हो रही होती हैं, रिएक्ट हो रहे हैं सब्सटेंस, उनमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिससे कुछ नया सब्सटेंस बनता है। हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। और केमिकल रिएक्शन अगर हुई है तो जो सब्सटेंस बना है नया, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होगी। देन क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बिल्कुल बदल गया, इसलिए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स। दो चीज़ें पहले थी जो रिएक्ट हो रही हैं, उनमें कुछ अलग ढंग से केमिकल बॉन्ड थे। तो पहले वाले केमिकल बॉन्ड्स को हम ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं, और फिर ये टूटते हैं और कुछ नया बनता है, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, नए एटम्स के बीच में बनते हैं। ठीक है, उसी के जो एटम्स होते हैं, एक का किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनता है। बॉन्ड का मतलब वो एक अट्रैक्शन फोर्स जिससे एक एटम दूसरे एटम के साथ बंध जाता है। बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स, जो एटम्स के बीच में होता है, ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जो रिएक्ट कर रहे होते हैं। एंड देन मेकिंग ऑफ अ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज। केमिकल रिएक्शन हुई तो एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। इसमें कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम, अब जैसे दो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, ये दोनों चीज़ें किसी न किसी एटम से मिलकर बनी हुई हैं। वो एटम जो होता है वो एटम नहीं बदलता, बस उस एटम का बॉन्ड बदलता है कि किसी दूसरे एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। पहले जिस एटम के साथ मिला हुआ था उसके साथ हटकर किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उससे एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग ही हो जाती हैं। तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होता है, अब यहाँ पर कई बार आता है कि एलिमेंट, तो एलिमेंट ही क्या है भाई। एक प्रकार के एटम्स जब हम इकट्ठा बोलते हैं तो उसको हम एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट डू नॉट चेंज, उसमें कोई एलिमेंट बदलता नहीं है, वो एटम पर्टिकुलर बदलता नहीं। कार्बन का है तो कार्बन से वो कुछ और नहीं बन गया। ठीक है,
वो कार्बन ही रहता है, लेकिन बस दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में बस रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। वी विल नाउ डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो सबस्टेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टेंस की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है वो सबस्टेंस को हम यहाँ रिएक्टेंट कहते हैं। और द न्यू सबस्टेंस, जो नए सबस्टेंस बने उनसे, उन सबस्टेंस से, पुराने वाले सबस्टेंस से जो नए सबस्टेंस बने केमिकल रिएक्शन होने के बाद, द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो नई चीज़ बनी उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। तो हम आगे कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है। द प्रोडक्ट थस फॉर्म्ड हैव प्रॉपर्टीज विच आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट। फिर प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होती हैं। वी विल नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Before we do that, please note that magnesium is a silvery white metal. तो अब हम एक एग्जांपल की मदद से केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। तो उसके लिए हम ले रहे हैं मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बारे में दो चार बातें कि मैग्नीशियम जो हम ले रहे हैं वो एक मेटल है और उसका रंग कैसा है? सिल्वरी वाइट। ठीक है, सिल्वर देखा होता तो चांदी जिस रंग का होता है बस उसी कलर का ये मैग्नीशियम होता है, सिल्वरी वाइट मेटल। थोड़ा सा वाइट है और उसमें थोड़ा सिल्वर टच जैसा है। तो क्या करें? तो मैग्नीशियम मेटल इज़ अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब लेबोरेटरी में अक्सर ये मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में होता है, रिबन है ना, रिबन की फॉर्म में होता है तो रिबन कहते हैं, जैसा बना वाली बात है। तो फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर भी कहते हैं इसे हम लोग। ठीक है, ऐसे पतले से ते तो काट के फिर बाकी काम हम उससे करते हैं। तो लेट अस स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर नाउ। अब हम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ उसका रिएक्शन को चेक करते हैं। व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, ठीक है, अब मैग्नीशियम रिबन को हीट कर दें, इट बर्न्स इन एयर, वो जलने लगता है। विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम, उसका बिल्कुल सफ़ेद रंग की फ्लेम आती है। टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, उससे एक वाइट पाउडर बनता है कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलने के बाद राख बनी, राख कैसा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, टू फॉर्म, और वो भी राख भी वाइट कलर की होती है। एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ठीक है, अब इसको हम एक वर्ड इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मैग्नीशियम लिखा, ठीक है, और थोड़ा डिटेल लिखने की फॉर्म में हम मैग्नीशियम के नीचे एज अ रिबन करके लिख सकते हैं, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? एयर से होती है, तो नीचे लिख दिया फ्रॉम एयर। आगे एरो के ऊपर हम लिखते हीट कि हम क्या कर रहे हैं। देन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड किस प्रकार का था, उसका फिजिकल फॉर्म हम बोलेंगे वाइट पाउडर के फॉर्म में था। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का हवा में जलना और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना, तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। फिर इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट थे जो आपस में रिएक्टिंग स्पीसीज, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टिंग स्पीसीज। तो देर आर टू रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिल रहे थे, बट ओनली वन प्रोडक्ट
मैग्नीशियम ऑक्साइड और उससे बना जो मैग्नीशियम ऑक्साइड वो प्रोडक्ट कहेंगे हमें। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, ये विशेषताएं देखी, तो वो बिल्कुल अलग थे, एंटायरली डिफरेंट थे किससे, रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम एक अलग किस्म की प्रॉपर्टी है, विशेषता है, और ऑक्सीजन की अलग किस्म की विशेषता है। लेकिन ये दोनों विशेषताएं इसमें नहीं मिली मैग्नीशियम ऑक्साइड में, उसकी प्रॉपर्टी ही बिल्कुल ही अलग थी। तो यहाँ पर ये एक केमिकल रिएक्शन हो गई, तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। द मैग्नीशियम रिबन विच वी यूज यूजुअली हैज़ अ कोटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। अक्सर ये जो मैग्नीशियम रिबन हम यूज़ करते हैं, इनके बाहर से एक परत होती है, परत को हम यहाँ कोटिंग कहते हैं, कोटिंग सॉरी, हैज़ अ कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत होती है ऑन इट्स सरफेस, ऊपर से, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब मैग्नीशियम जो होता है उसे हमने अब जैसे रिबन की फॉर्म में या वायर की फॉर्म में रखा होता है, तो उसके बाहर भी ये एयर ही है, ये एयर उसके साथ लगातार रिएक्ट कर रही होती है, रिएक्शन हो रही होती है। तो रिएक्शन होती है तो क्या करता है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत ऊपर से धीरे धीरे बन रही होती है। तो ऑन इट सरफेस विच इज़ फाउंड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट। तो हवा होती है, हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसका रिएक्ट करती है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमने लग जाती है। इसलिए बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलाने से पहले, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, तो इसलिए उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन कैसे किया जाता है, सैंड पेपर लेकर थोड़ा सा उसको रब किया जाता है, तो रबिंग विद द सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव, ये क्यों किया जाता है भाई, बाहर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो वो हटा दिया, तो भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो परत को हटा क्यों रहे हैं, तो सो दैट इट में रेडिली कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। इसलिए क्योंकि जब हम जलाएंगे, उसे हीट करेंगे, तो वो बहुत तेज़ी के साथ हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर सके, जल्दी रिएक्ट कर सके, इसके लिए हम अक्सर ऐसा करते हैं, उसके बाहर की उस परत को हटा देते हैं। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट द dazzling very bright white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful to the eyes। अब एक बात यह है कि जब मैग्नीशियम जलने लग जाता है तो बहुत ब्राइट, बहुत ही चमकदार सफ़ेद रंग की लाइट उससे निकलती है जब उसे जलाते हैं। और हाँ, ये जो इतनी तेज़ लाइट है ये हमारी आँखों के लिए नुकसानदायक होती है। इसलिए द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्नड बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज। तो इसलिए जब कभी आप उसे जलाएंगे तो जितना दूर हो सके उतना दूर करके उसे जलाइए। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्नड बाय कीपिंग इट as far as possible from the eyes. We can perform the chemical reaction involved in the burning of magnesium ribbon follow. तो टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर। अब आप लेबोरेटरी में पहुंच गए, वहाँ क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग नाप लिया थोड़ा सा। तो थोड़ा सा का मतलब होता है पर्टिकुलर, हर किसी को जैसे बच्चे कर रहे होते हैं लैब में तो उन्हें पता होना चाहिए कितना क्या। तो 2 सेंटीमीटर उनको बताने का तरीका, 2 सेंटीमीटर कोई पर्टिकुलर नहीं है कि नहीं इतना ही ऐसा कुछ है, लेकिन छोटे से अमाउंट से इसका आपको पता चल जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लिया, काटा, ले लिया, एंड क्लीन इट। फिर उसको रब करना ही है, क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाना है। क्लीन इट बाय रबिंग इट सरफेस विद सैंड पेपर। सैंड पेपर से उसको थोड़ा ऐसे बाहर से रब कर दिया, रगड़ दिया। सेकंड, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन, रिबन को पकड़ो, उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ो विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स होते हैं ऐसे पकड़ने वाले, तो उससे ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। और रिबन विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एट वन एंड, एक तरफ से पकड़ लिया, एंड हीट इट्स अदर एंड, और दूसरी तरफ से उसको गर्म करना शुरू कर दिया। ओवर बर्नर के ऊपर ऐसे गर्म करना शुरू करो। तो द मैग्नीशियम रिबन फिर बहुत जलने लगता है। स्टार्ट बर्निंग विद डैजलिंग वाइट फ्लेम, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सफ़ेद रंग की चमक के साथ चलता है। होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास, वॉच ग्लास के ऊपर रखना उसे। सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर, तो जो वो बनने के बाद जलने के साथ साथ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा, बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास, तो वो जो राख है किस्म की उसकी बनेगी,
वो सफ़ेद रंग की जो राख बनेगी वो उसमें जमा होती जाएगी, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इट इज़ नॉट दैट केमिकल रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। और ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लेबोरेटरी में ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसके अलावा भी होता है, हमारे आसपास भी होते रहता है। तो आर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कीप ऑन अकरिंग इन आवर डेली लाइफ। तो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे आसपास लगातार होती रहती हैं हर दिन। तो जैसे सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क होता है, रखते हैं हम लोग, खट्टा हो जाता है कुछ समय के बाद, तो सोरिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिन पे जब हम ऐसे रख देते हैं रूम टेम्परेचर में ही दूध को, तो वो खट्टा होने लग जाता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनना, ये भी बिल्कुल अलग है। तो देखो मिल्क की विशेषताएं अलग हैं और दही की बिल्कुल अलग है ना, एंटायरली डिफरेंट है, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बना रहे हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का सेल के अंदर जाकर वहाँ पर फूड का तोड़ना, ठीक है, और एनर्जी रिलीज करना, दैट इज़ रेस्पिरेशन। इसको भी अगले चैप्टर्स पढ़ेंगे। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स सड़ जाते हैं, फर्मेंट हो जाते हैं, उसे फर्मेंट कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं ऑफ ग्रेप्स। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाता है। व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, आसपास हवा है, हर हवा में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है और ह्यूमिड है, ह्यूमिड मीन्स नमी है, ऐसे एटमॉस्फेयर में अगर आयरन खुला है तो उसमें जंग लग जाती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स को जलाते हैं जब, लाइक वुड, जैसे वुड होता है, कोल होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, एलपीजी होता है, इन सब में ऐसा होता है। देन बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ठीक है, कैंडल वैक्स जब जलाते हैं। एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट्स का पक जाना, आर ऑल केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, ये सब केमिकल चेंजेस हैं, बदलाव हैं, केमिकल बदलाव हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो इन ऑल दिस केसेस, इन सभी केसेस में द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस। तो जब केमिकल रिएक्शन में हमें पता है कि भाई जो चीज़ में केमिकल रिएक्शन होती है वो उसकी आइडेंटिटी ही बदल जाती है और कुछ और नया बदल जाता है, कुछ नया और बन जाता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट, केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेस, तो एक ज़रूरी क्वेश्चन आता है क्या, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग लेसन, तो अब हम कुछ और पढ़ेंगे, उसमें से हमें ये बात पता चलेगा कि हमें कैसे पता चला कि उस पर्टिकुलर जगह या ऐसी जगह पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो विशेषताएं, केमिकल रिएक्शन की विशेषता क्या होती है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पहचानें। In a chemical reaction, the substances known as reactants are converted into new substances. Reactant नए substance में convert होते हैं और product बनाते हैं। The conversion of reactants into products in a chemical reaction is often accompanied by some features which can be observed easily. तो reactant जो होता है किसी भी chemical reaction में reactant product बनता है और product बनने के दौरान कुछ ऐसा होता है जिनको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और पहचान भी सकते हैं। द इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर या बदलाव, आसानी से देखे जा सकने वाले बदलाव, विच टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ये वो सारी विशेषताएं जो केमिकल रिएक्शन के दौरान हो रही होती हैं
और उनमें देखी जा सकती है, उन चीज़ों में देखी जा सकती है जिनमें केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो सब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं उन्हें। और वो क्या क्या है? तो कुल हैं 5। पहली है इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसी जगह से अक्सर गैस निकलनी शुरू हो जाती है, ज़रूरी नहीं हर किसी में, लेकिन हाँ गैस निकलती है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। 2 पानी जैसी चीज़ें जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपस में मिलाइए, मिलाने के बाद नेचुरल है, फिर आदमी को नॉर्मली उसमें ट्रांसपेरेंट ही देखने को मिलेगा, पर नहीं, जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उनको मिलाने के बाद कुछ नीचे या तो जमने लगेगा या उसका रंग ही बदल जाएगा उसके अंदर डालने पर। और उसका रंग वाला भी है एक और, लेकिन वो जैसे हम उसमें डाला तो कुछ ऐसा चीज़ अंदर बनने लग गया जिससे कि उसकी ट्रांसपेरेंसी घट गई। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से वो ट्रांसल्यूसेंट हो गया और हम उसको आर पार नहीं देख पा रहे हैं, और ऐसा कुछ बन गया अपने आप ही, उसमें कुछ सफ़ेद जैसा ऐसा कुछ बन गया, उसे एक प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड, ठीक है, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट। चेंज इन कलर, और जहाँ कहीं केमिकल रिएक्शन होगी तो वहाँ उसका कलर भी बदल जाता है। और चेंज इन टेम्परेचर, अगली विशेषता चेंज इन टेम्परेचर, तो जहाँ कहीं केमिकल रिएक्शन हो रही होगी वहाँ टेम्परेचर में बदलाव आप देख सकते हैं। कोई चीज़ या तो गर्म हो रही होगी, गर्म होने लग जाएगा वहाँ पर एनवायरनमेंट या ऐसा कुछ, या वो खुद चीज़ गर्म होने लगेगी या ठंडी होने लगेगी, ऐसा भी हो सकता है। और चेंज इन स्टेट, और उसकी स्टेट ही बदल जाएगी। सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, या लिक्विड है तो सॉलिड बन सकता है, या कई चीज़ें से, तो मतलब उसकी स्टेट ही बदल जाएगी। स्टेट का मतलब यह है। तो एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो इनमें से ये सारी जो चीज़ें हैं इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑन मिक्सिंग 2 सब्सटेंसेस, 2 चीज़ों को आपस में मिक्स कर रहे हैं, मिक्स किया तो उसमें से कुछ गैस निकलने शुरू हुई, देन वी कैन से दैट। तो अगर ऐसा गैस निकलने शुरू हुई तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। वी विल नाउ गिव एग्जाम्पल टू शो। फिर आप कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जिनमें से जिसमें गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस के इवोल्यूशन से पता चलता है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें। जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, उसे ग्रैन्यूल्स कहते हैं। उनको हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो फिर क्या हुआ, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो डालते ही उसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए, है ना, गैस के बबल्स निकलने शुरू हो गए। तो इसका मतलब है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है, या उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब अब कुछ नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज़, विशेषताएं बिल्कुल ही अलग होंगी, है ना, ऐसे पहचान रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैरेक्टर बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। प्लीज नोट दैट वी कैन ऑल्सो यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस रिएक्शन। अब यहाँ वो कहते हैं कि अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, डाइल्यूट थोड़ा पानी मिला दिया, दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, तो कोई आपके पास है पाउडर फॉर्म में कोई केमिकल है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम जब उसको यूज़ कर रहे हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड डाइल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए, जिंक लिया। ठीक है, तो अगर आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो ये बात बताई गई है। वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन दिस लेबोरेटरी एज फॉलोज। ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसे कैसे करेंगे, तो थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स लो, कोनिकल फ्लास्क ले लो, कोन शेप में होता है, उसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, उसके अंदर डाल दो, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दो, टेस्ट ट्यूब किसी चीज़ से पकड़ कर। ठीक है, देन ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और
ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रैन्यूल्स। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालो उसमें कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे। वी विल सी द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जिंक ग्रैन्यूल्स के ठीक बगल से ही कुछ बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे और वो बबल्स हाइड्रोजन गैस के होते हैं। वैसे बात आती है कि यहाँ हमें हाइड्रोजन, ये कैसे पता चला? गैस तो निकल रही है, ठीक है, बबल्स निकल रहे हैं तो कुछ गैस निकल रही है, लेकिन वो हाइड्रोजन ही है, ये कैसे पता किया? तो उसको पता करने के तरीके हैं, किए जा चुके हैं। देन उसके बाद में बताएगा कि ये वो गैस जो निकली हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। अभी वो भी समझेंगे, धीरे धीरे आएगा। इफ़ यू टच द कोनिकल फ्लास्क, और दूसरी बात, अब जब कोनिकल फ्लास्क को अगर हम थोड़ा टच करेंगे आवर हैंड, अपने हैंड से, वी विल फाइंड दैट इट इज़ समवट हॉट। हमें पहले जब हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो या जिंक ग्रैन्यूल्स ही डाले थे, तब उसको हाथ लगाओ तो तब ठंडा हो सकता है, और थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों को मिक्स किया तो वो थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बदला है ना, और यहाँ पर तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ। तो ये दोनों बातों को देखा जा सकता है, लेकिन हर किसी रिएक्शंस में ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव ही हो, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन ये होता है। देन सो अ चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है टेम्परेचर में बदलाव, ठीक है, गर्म या ठंडा। तो यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बढ़ा है। देन ऑल्सो अकर्स इन अ केमिकल रिएक्शन, तो ये किसी केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, भी होता है। व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड, अब मैग्नीशियम को ले रहे हैं, उसको हम डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं, लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो तब वो डायरेक्ट उन्होंने इसलिए लिखा कि डाइल्यूट एसिड का इस्तेमाल करें। तो मैग्नीशियम में इन दोनों में से कोई से भी डाल दो। देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड, फिर से हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल फॉर केमिकल रिएक्शन इन विच अ गैस इज इवॉल्व्ड। तो अभी हम ऐसे रिएक्शंस के बारे में जान रहे हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स के बारे में जान रहे हैं जिनमें गैस इवॉल्व होती है। और गैस इवॉल्व होकर हम बता रहे हैं कि देखिए ये जो गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे अब जानने की ज़रूरत आ गई ना कि केमिकल रिएक्शन में तो गैस इवॉल्व हो रही है, गैस इवॉल्व कैसे होती है, क्या होती है, किस में होती है, कहाँ होती है। तो ये वो जगह है जहाँ पे ऐसा देखने में आता है। देन तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ गैस इज इवॉल्व। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट। अब दूसरा हमने लिया सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब में डाला और उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, इस बार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, कई जगह पर ये नाम आ रहा है डाइल्यूट, तो इसके साथ में एक शब्द और जुड़ा है कंसनट्रेटेड। तो कंसनट्रेटेड नहीं लेना है एक्चुअल में, ठीक है, वो खतरनाक होता है। तो डाइल्यूट लेना है आपने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक। धीरे धीरे समझेंगे, प्रैक्टिकल्स से जुड़ी बातों को भी हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो ठीक है, तो इस बार हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अब इस बार हम उसमें डाल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डाल रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। तो देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। अब इस बार फिर से गैस इवॉल्व हुई, निकली, पर इस बार जो गैस निकली वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इवोल्यूशन यानी निकलने की वजह से हम पहचान पाए कि इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रेसिपिटेट। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब जो हम अगली बात को कुछ समझने वाले हैं उसमें एक बात आएगा, एक शब्द आएगा प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये होता है, एक पहली बात इसमें जुड़ा है सॉलिड प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट नहीं है, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट हुए उसके बाद कुछ बना, ये वो बनने वाली चीज़ है। और बनने वाली चीज़ कैसी है? सॉलिड है, सॉलिड प्रोडक्ट है, इसलिए इसे सॉलिड प्रोडक्ट बोला गया। सॉलिड प्रोडक्ट बना जो अलग हो जाता है, विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से अलग हो जाता है
सॉल्यूशन से अलग का मतलब बाहर ही निकल के नहीं आ जाता, लेकिन उसी सॉल्यूशन में रहता है, लेकिन उसको ये बन जाता है तो तब हम इसे कहते हैं कि ये अलग हो गया करके। तो सॉल्यूशन से बाहर निकल गया सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, तो इसे कहते हैं प्रेसिपिटेट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से सॉल्यूशन में निकल जाता है, ठीक है, उसमें निकल जाता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ये ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट निकल जाता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। A precipitate can be formed by mixing aqueous solution of reactants when one of the products is insoluble in water। तो क्या है, a precipitate can be formed, तो ये जो precipitate है वो बनता है, ये solid product है वो बनता है सॉल्यूशन से जो बाहर अलग निकल जाता है या उससे बनता है, सॉल्यूशन में बनता है सॉलिड प्रोडक्ट, ये बनता है कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन। और ये कैसे बनता है, जब हम वाटर सॉल्यूशंस एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में मिलाते हैं, रिएक्टेंट्स दो रिएक्टेंट्स हैं वो एक्वस हैं, एक्वस मतलब पानी वाले हैं, और व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऐसा मिलाने के बाद ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन गया, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसॉल्युबल इन वाटर अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय पासिंग अ गैस। तो ये प्रेसिपिटेट इस प्रकार से बन सकता है। तो क्या कहा, बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मिलाने पर ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो पानी में इनसॉल्युबल हो जाता है। दूसरा, प्रेसिपिटेट और कैसे बन सकता है, पासिंग अ गैस, गैस को पास करके किससे, एक्वस सॉल्यूशन से, यानी पानी वाले सॉल्यूशन से एक्वस सॉल्यूशन से जब गुजारा जाता है तो भी ऐसा सब्सटेंस बन सकता है जो सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा, जो घुलेगा नहीं उसमें, तो सब्सटेंस बन जाएगा, तो वो प्रेसिपिटेट बन सकता है। लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करें लाइम वाटर से तो भी ऐसा एक सॉलिड प्रोडक्ट बन जाता है, तो वो उसे हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसमें क्या, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता है तो उससे पता चलता है कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, तो इस बार हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन लिया, उसको क्या किया हमने, उसको हमने लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला, तो ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड डाल रहे हैं और लेड नाइट्रेट डाल रहे हैं, वैसे तो ये दोनों कलरलेस होते हैं, तो देन अ येलो प्रेसिपिटेट, तो एक सॉलिड सब्सटेंस उस सॉल्यूशन से, दोनों सॉल्यूशंस में से ऐसा बना जो येलो कलर का था, उसका नाम लेड आयोडाइड। मिलाए दो चीज़ें, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ मिलाया, बना क्या, लेड आयोडाइड बन गया, और ये लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बना उसमें। तो thus the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। ठीक है, we can carry out this chemical reaction, कैसे करेंगे इसको, take some lead nitrate solution, थोड़ा सा lead nitrate solution लेंगे, टेस्ट ट्यूब में लिया या बीकर में लिया, add potassium iodide, उसमें फिर potassium iodide डालो सॉल्यूशन में, येलो प्रेसिपिटेट अपने आप ही येलो कलर का, पीले कलर का हो जाएगा, वो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा लेड आयोडाइड। और वो येलो प्रेसिपिटेट होता क्या है, वो सॉलिड जो बन रहा है उसमें ये पीले कलर का वो होता है लेड आयोडाइड होता है। इज फॉर्म्ड एट वंस अ चेंज इन कलर, कलर में बदलाव होता है, फ्रॉम कलरलेस टू येलो। देखो दोनों के दोनों जो हमने मिलाए, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड जो मिलाए, दोनों कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं था, मिलाया तो कलरफुल हो गया वो, ठीक है, कलरलेस टू येलो, और कौन सा कलर आया, येलो कलर आया। ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शन, ये इसमें होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, एक और ऐसे ही इसमें कलर बदलाव हो जाए, ऐसा कुछ देखने में आ जाए, प्रेसिपिटेट बने, वो एक और एग्जांपल लेते हैं। इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, प्रेसिपिटेट बनना जिसमें व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लो, उसको डालो, इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया, तो टेस्ट ट्यूब में डाला। अब यहाँ पर कौन सा कलर आने वाला देखते हैं, या क्या कौन सा प्रेसिपिटेट बनने वाला है, किस कलर का प्रेसिपिटेट बनने वाला है। देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, अच्छा अब वाइट कलर का बन गया, ठीक है, पानी पानी जैसा दिख रही चीज़ें वो अचानक वाइट कलर में बदल गई,
तो कलर तो बदला ही बदला, साथ में उसमें वो उसको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी बना। बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। थस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का जो केमिकल रिएक्शन है वो उसमें वो कैसे पता चला कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बना और वो वाइट प्रेसिपिटेट का नाम क्या था, बेरियम सल्फेट। क्लियर। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब नेक्स्ट है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, तो अब कलर चेंज को देखते हैं। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, हालांकि अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अभी इससे पहले जो हमने प्रेसिपिटेट वाला बनाया उसमें भी तो कलर चेंज हुआ, तो क्या हम उसको कलर चेंज वाले एग्जाम्पल में ले सकते हैं? अब इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, वैसे हाँ क्यों नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर कलर चेंज से क्या मतलब है? तो यहाँ हो सकता है कि अभी कुछ चीज़ें आएंगी, उनका कलर कुछ होगा पहले से, वो कलर बदला, तो यहाँ पर हम उसे कहेंगे कि कलर बदला। बात समझ गई? तो यहाँ पर रिएक्टेंट का कोई कलर ही नहीं था इससे पहले वाले में, है ना, तो उसके बाद वो कलरफुल हो गया, वो भी एक प्रकार का ऐसा है। लेकिन पर्टिकुलर कोई पहले से कलरफुल है, वो कलर ही गायब हो गया और कुछ नए कलर में कन्वर्ट हो गया, तो ये हम कलर चेंज को शो कर देंगे वाली बात है। एंड सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, तो कुछ केमिकल रिएक्शन में हाँ कलर चेंज से पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे हमने लिया सिट्रिक एसिड रिएक्ट विद पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, तो सिट्रिक एसिड लिया और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया, दोनों को मिक्स किया। देन द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अब सिट्रिक एसिड था और पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन था, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर होता है। देखो यहाँ पहले से कलर था उसका, तो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन लिया, उसका पर्पल कलर था, तो वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर्स, इट बिकम्स कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, रंग ही गायब हो गया। ठीक है, ऐसा होना है, तो ये कलर चेंज में हम इसको हम पुट अप करेंगे, बिकम कलरलेस। सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड इसलिए सिट्रिक एसिड और पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो पता चलता है पर्पल से कलरलेस होने पर, कलर चेंज से हमें पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। अभी यहाँ पर ये भी बात आती है कि अच्छा जो बना वो क्या था करके, तो आगे देखते हैं। वी कैन परफॉर्म द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एज फॉलो, और एज फॉलोज। लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड, तो अब सिट्रिक एसिड कहाँ से लें, तो लेमन जूस होता है, ठीक है, नींबू पानी, तो उसमें से ले लिया, तो सिट्रिक एसिड होता है। सो वी विल यूज़ लेमन जूस एज अ सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन। तो आगे हम इसको करेंगे कैसे, टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब। अब बात ये भी आती है भाई सर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ये कहाँ से उठा है, तो ये लेबोरेटरी वाली बात है, वहाँ पर मिल जाएंगी चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि लेबोरेटरी में चीज़ें वहाँ पर कोई अपने आप बन रही होती है, नहीं, उन्हें कहीं से लेकर एक्सट्रैक्ट करके लेके रखते हैं, तो इसलिए वहाँ से आसानी से मिल जाती है। बाकी जगह पर भी है, टाइम लगेगा निकालने में, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं, रखी होती हैं, तो हम उससे पहचानने की कोशिश करते हैं बाकी चीज़ों को, इन इफेक्ट्स को देखते हैं, अच्छा ये हो रहा है, इनके बीच में होता है। तो टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, इट हैज़ अ पर्पल कलर, तो ऐड लेमन जूस डाल दो उसमें, हाँ, टू इट ड्रॉप ऐसे धीरे धीरे डालो विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर से, एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को शेक कर दो बढ़िया करके, हिला दो, तो उससे क्या होगा, तो पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन था, तो वो हमने सिट्रिक एसिड डाल दिया, ड्रॉप वाइज डाल दिया, अब उसका पर्पल कलर गायब होने वाला है, गायब होकर वो कलरलेस हो जाता है। तो पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन गोज ऑन फेडिंग, गायब होता है, अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस, और फिर वो कलरलेस हो जाता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कलर चेंज होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ चेंज इन कलर टेक्स प्लेस व्हेन अ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इस बार हमें गैस ले रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे। अब सल्फर डाइऑक्साइड कोई गैस है मान लो, तो गैस को किसी सॉलिड के साथ तो भाई ऐसे नहीं बात बनेगी ना, तो गैस तो जैसे छोड़ेंगे ऊपर निकल जाएगी, उसके साथ जुड़े ना जुड़े कम चांसेस है, इसलिए हम क्या करते हैं सॉल्यूशन बना लेते हैं दूसरी चीज़ का और उससे अंदर से गुजारते हैं।
तो जब वो उस पानी उस एक्वस सॉल्यूशन से गुजर रही होती है तो उसके साथ रिएक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार से किसी गैस को किसी एक्वस सॉल्यूशन टाइप जैसे में से गुजरवाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड के साथ मिक्स नहीं करते। तो ठीक है, क्या लिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली इज पास थ्रू द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लिया, देन द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो था उसका कलर था ऑरेंज, तो ऑरेंज से बदल जाएगा उसमें जब हम ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे। तब द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड, तो एक पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन किसमें बदल जाता है, ग्रीन कलर में बदल जाता है। ऑरेंज था, ऑरेंज से ग्रीन हो गया, यहाँ हो गया कलर चेंज। तो कलर चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो थर्स केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज से ग्रीन हो गया। तो कई जगह पर ऐसे आता है कि भाई ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें उसका पहले कलर ऑरेंज था और ग्रीन था, ऐसे कुछ आपको हिंट दिए हैं क्वेश्चन में। तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते हैं कि अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड लो और ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लो, इससे गुजारो। तो यही होता है, ऐसे ही होता है कि उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। बिफोर वी गो फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं। यू शुड नो व्हाई टेम्परेचर चेंजेस टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। अब टेम्परेचर का बदलना, किसी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव पैदा हो रहा है। तो पहले पता करें कि टेम्परेचर में बदलाव किस वजह से होता है। तो केमिकल रिएक्शन ऑफन प्रोड्यूस हीट, अक्सर केमिकल रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है। व्हेन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस, बढ़ता है अक्सर, एंड इट बिकम्स हॉट, और वो गर्म होने लग जाता है। जिसमें वो चीज़ें रिएक्टेंट्स डाले होते हैं वो गर्म होने लग जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में, हाउ एवर केमिकल रिएक्शंस एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, कुछ रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ में, और अक्सर अधिकतर में उसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, तो उससे वो गर्म होने लगता है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, अब जब कोई केमिकल रिएक्शन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स और डिक्रीजेज एंड इट बिकम्स कोल्ड। तो तब अगर कोई केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर देंगे तो वो जिसमें भी हमने उसमें डाला वो एकदम ठंडा होने लगेगा, ठीक है। ये किसी में होता है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, तो जब कभी हम बात करते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर ये कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इट कैन बी राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर ये दोनों बातों के बारे में बात बोली गई है कि जब राइज इन टेम्परेचर बोल रहे होते हैं या जब हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि हर बार टेम्परेचर राइज ही होगा, नहीं, घट भी सकता है, इसका मतलब ये है, दोनों बातें हैं। तो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, दूसरी बात क्या है, इन दैट द कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन बाय टू कॉमन नेम। तो अभी कुछ केमिकल्स का हम आगे यूज़ करने वाले हैं और उनमें से एक केमिकल्स है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड है। तो इसको दो नामों से पुकारा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को इज नोन बाय टू कॉमन नेम्स, जैसे लाइम एज वेल एज क्विक लाइम। ये लाइम भी होता है और क्विक लाइम भी होता है। इसे इन दोनों को, यानी कि अगर आप लाइम बोलो तो लाइम भी हम कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं, क्विक लाइम बोलो तो दोनों ही एक ही नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। केमिकली उसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसे लाइम या क्विक लाइम दोनों पुकारा जाता है। एंड द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब एक तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, अब एक आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्लेक्ड लाइम करके पुकारा जाता है। तो लाइम क्विक लाइम एक ही बात, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया स्लेक्ड लाइम, खत्म हो गई बात। कीपिंग दिस पॉइंट्स, अब इनको ध्यान में रखे हुए विल नाउ डिस्कस द चेंज इन टेम्परेचर इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो और भी वैसे इसके डिटेल्स को जानने लायक बात है कि क्यों बदलाव होता है, ठीक है। हो रहा है बदलाव और उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले हैं और कुछ दूसरे नाम भी हम पुकारने वाले हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या लाइम करके पुकारेंगे और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम के नाम से पुकारेंगे। तो नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, अब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें टेम्परेचर में बदलाव होता है, तो देखें किन में होता है ऐसा। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल व्हेन क्विक लाइम, देखो आ गया क्विक लाइम, बोल रहे वही कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट विद वाटर, उसको पानी में डाला तो बस बदलाव। देन स्लेक्ट लाइम इज फाउंड, तो स्लेक्ट लाइम बनता है। लो पता भी चल गया कि क्विक लाइम लो या लाइम एक ही बात हो गई। इसमें पानी मिला दो तो बना क्या, स्लेक्ट लाइम। तो स्लेक्ट लाइम कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इज फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, और ऐसा होते वक्त बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस हीट रेजेस द टेम्परेचर, और ये हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट, और से रिएक्शन मिक्सचर जो होता है बहुत ही गर्म हो जाता है। सो वी कैन से दैट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम, तो हम कह सकते हैं कि क्विक लाइम और वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है जिससे स्लेक्ड लाइम बनता है, तो इसमें इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये कैसे पता चला, चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब राइज इन टेम्परेचर यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर शब्द का मतलब हुआ कि राइज भी हो सकता है, घट भी सकता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, बट यहाँ पर पर्टिकुलर राइज हुआ तो हम आगे लिख देंगे राइज इन टेम्परेचर। ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हीट इवॉल्व हुई, टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पर हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं। तो विच मीन्स हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शन, एक्सोथर्मिक हीट प्रोड्यूस करने वाली रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका उल्टा भी आएगा एंडोथर्मिक, इसका ठीक उल्टा, जहाँ पर हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। उसमें ठंडा होने लगेगा, जैसे अब आएगा तो देखेंगे। ठीक है। वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन एज फॉलोस। ओके, तो ठीक है, क्या लेबोरेटरी में कैसे करते हैं, टेक अ लिटल ऑफ क्विक लाइम इन अ हार्ड ग्लास बीकर, हार्ड ग्लास ले रहे हैं क्योंकि भाई गर्म हो जाएगा, फट सकता है, टूट जाएगा, इसलिए हार्ड ग्लास बीकर लिया, उसमें क्विक लाइम डाल दिया या क्विक लाइम बोलो या लाइम एक ही बात है। ठीक है, डाल दिया, ऐड वाटर, पानी डाल दो उसमें, धीरे धीरे तेज़ी के साथ डालेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ हीट बनेगी 10 चीज़ें आएंगी, तो धीरे धीरे अब इसको हम समझेंगे। टच द बीकर केयरफुली, ध्यान से उसे टच करना है क्योंकि एकदम गर्म होगा तो हाथ जल सकता है। द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट, वो गर्म होने लगेगा, अब अच्छा खासा गर्म हो जाएगा, तो इट्स टेम्परेचर इज़ हाई। तो बस पता चल गया, टेम्परेचर के बदलाव से हमें पता चल गया कि अच्छा केमिकल रिएक्शन हो गई। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स, इससे पहले अभी जिंक ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ा था, जिंक डाल रहे थे और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस निकली थी। इफ़ वी टच द कॉनिकल, उसके भी कॉनिकल फ्लास्क को टच किया था तो थोड़ी सी हीट महसूस हुई थी, तो जिसमें हीट महसूस हुई थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन खत्म हो गया, ऐसे पकड़ा ठंड महसूस हो रही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन खत्म, आएगा अभी। तो ठीक है, हट जाना। इफ़ यू टच द कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज फाउंड टू बी वार्म, गर्म होता है, विच मीन्स दैट द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिससे पता चला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। थस द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रैन्यूल्स, अब जिंक ग्रैन्यूल्स भी पकड़ लो और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, वो भी इस कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी टेम्परेचर के बदलने से और राइज इन टेम्परेचर होने से पता चलता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी है। द केमिकल रिएक्शन इन विच कार्बन बर्न्स इन एयर, अब कोई कार्बन ले रहे हैं, वो हवा में जल रहा है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, कार्बन हवा में जला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, तो इससे भी लॉट ऑफ हीट निकलती है, तो अगेन एक्सोथर्मिक, और यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। देन नेक्स्ट है, वी विल नाउ गिव वन एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब भाई हीट एनर्जी अभी तक राइज हो रही थी, टेम्परेचर बदल रहा था और राइज हो रहा था टेम्परेचर। अब एक और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं जिसमें टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा, तो हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो उस बात को हम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब होना कहेंगे, टू विच द टेम्परेचर फॉल्स व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब इस बार हम ले रहे हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, BA ब्रैकेट लिया, OH ब्रैकेट क्लोज, नीचे 2, BaOH होल ट्वाइस कहते हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ मिला दिया अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl,
NH पूरा, देन उसके नीचे छोटा सा 4Cl, NH4Cl। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये दो चीज़ों को आपस में मिला दिया। तो क्या हुआ, टेकन टेस्ट ट्यूब में लिया एंड मिक्स विद द ग्लास रॉड से मिक्स कर दिया। तब क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म। तो ये तीन चीज़ें बनती हैं अगर हम ऐसा करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो करने के बाद ये तीन चीज़ें बनी। कौन सी तीन चीज़ें बनी, बेरियम क्लोराइड बना, बेरियम हाइड्रोक्साइड था, बेरियम क्लोराइड के साथ लिया, बेरियम क्लोराइड बना, अमोनिया बना और वाटर भी बना। तो ये इससे बनता है। और लॉट ऑफ हीट एनर्जी, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है इसमें, एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ड्यू टू विच द टेम्परेचर इन रिएक्शन मिक्सचर फॉल्स। और जिसकी वजह से पूरे रिएक्शन मिक्सचर जो होता है वो पूरे जिसमें लिया उसका टेम्परेचर घटने लग जाता है। एंड द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड, बॉटम जो होता है बहुत ही ठंडा हो जाता है। थस तरीका है वैसे किसी चीज़ के अंदर आपको ठंड पैदा करनी है तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन टू बी वेरी केयरफुल, इनके बारे में अच्छे ढंग से जानिए, पहचानिए, पता कीजिए, उसके बाद ही इसके आगे बढ़िए, ठीक है। ज़रूर पढ़ना, कारण इससे नुकसान भी हो जाता है। कई बार डायरेक्ट केमिकल्स हैं तो उससे नुकसान हो जाता है, तो नुकसान से बचने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना है। तो हमने लिया था बेरियम हाइड्रोक्साइड को डाला अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो ठंडा होने लगेगा, बहुत कोल्ड ठंडा हो जाएगा। Thus, the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride, ammonia and water। तो ठीक है, इससे ये सब बने। तो ये जो रिएक्शन है इसमें चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है इस बार, फॉल इन टेम्परेचर, इन फॉल इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर होता है, घट जाता है। तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मीन्स हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शन उसे कहते हैं। नेक्स्ट आखिरी पांचवा, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट ही बदल जाएगी इस बार, ठीक है। गैस है तो कुछ और बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा या कुछ भी ऐसा बन सकता है, देखते हैं। सम केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन में आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शन जिसमें स्टेट बदल जाती है तो उस वहाँ पर हम उसे कहते हैं अच्छा यहाँ केमिकल रिएक्शन भी है। तो फॉर एग्जाम्पल इस बार हम लिया व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, वैक्स लिया, ठीक है, और उसको गर्म किया, जलाया इन द फॉर्म ऑफ वैक्स कैंडल। वैक्स कैंडल लेते हैं, ठीक है, ये मोमबत्ती, वैक्स कहते हैं उसे। देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब वैक्स को जब वो कैंडल लेते हैं, अब उसमें मोमबत्ती लगी होती है तो उसको जला दो तो नीचे से वैक्स धीरे 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 जलने लग जाता है। तो होता क्या है, उससे दो चीज़ें बनी, एक वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो नाउ वैक्स इज अ सॉलिड, वैक्स सॉलिड होता है, वाटर इज लिक्विड, वो पानी लिक्विड होता है, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो देखो सॉलिड चीज़ गैस भी बनी और लिक्विड भी बना। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन ऑफ वैक्स, तो वैक्स के कंबशन में रिएक्शन हो रही है द फिजिकल स्टेट चेंजेस। तो उसकी फिजिकल स्टेट बदली, किस में बदली, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड से लिक्विड भी बना और गैस भी बना। थस द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल, तो कैंडल का कंबशन रिएक्शन जो है, कंबशन यानी जलाना, ठीक है, वो चीज़ का जलना, कंबशन रिएक्शन। और जब कंबशन हो रहा है तो उसमें रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो ऐसा कुछ बन रहा है। रिएक्शन कैंडल वैक्स कैरेक्टर बात है चेंज इन स्टेट, तो इसमें स्टेट बदल जाती है। तो सॉलिड टू, इसमें तो सॉलिड से लिक्विड भी बन रहा है और गैस भी बन रहा है। तो बिकॉज वैक्स इज सॉलिड, वैक्स सॉलिड होता है, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज लिक्विड, वाटर लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, वेरएज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज गैस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो गैस होती है। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन विच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक। तो कई केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक से ज़्यादा विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ घट रही होती है कि स्टेट ही बदल रहा होता है, या स्टेट बदल रहा है तो एक ही स्टेट में बदल रहा है, नहीं, कई चीज़ें स्टेट में बदल सकता है, डिपेंड करता है वो क्या बन रहा है, ठीक है, और उसकी स्टेट क्या है। तो ये पता लगा रेट रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। इसका मतलब ये भी होता है कि हम कई ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनके लिए हम रूम टेम्परेचर में बदलाव पैदा करते हैं, तो ये अलग बात है। फॉर एग्जांपल द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स। अब वही फिर से जिंक ग्रैन्यूल्स को ले लेते हैं। जिंक ग्रैन्यूल्स लिया था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, शोज टू करेक्ट, उसमें दो प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक गर्म हो रहा था, ठीक है, और दूसरी इवोल्यूशन हो गैस हुआ था।
तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस बनी थी और चेंज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर हुआ था। चेंज इन टेम्परेचर नहीं, अब चेंज इन टेम्परेचर में बताना पड़ेगा कि हुआ क्या था, राइज हुआ था या फॉल हुआ था, या फिर फॉल को डिक्रीज इन टेम्परेचर कह सकते हैं। तो राइज इन टेम्परेचर। तो सिमिलरली ऐसे ही द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन और लेड नाइट्रेट, वो जो इसमें पीला कलर आया था, तो पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, उसमें क्या हुआ था, शोज टू कैरेक्टरिस्टिक, उसमें भी दो विशेषताएं, वाली बात कि भाई इसको हम कलर में करें या उसमें करें, प्रेसिपिटेट में करें। तो उसमें दो विशेषताएं पैदा हुई। क्या हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बना था, लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट है ना, येलो कलर का, एंड चेंज इन कलर भी चेंज हुआ। पहले वो कलरलेस थे, कलरलेस के बाद कलरफुल हो गए। तो हम उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो। ओके, तो ये थी सारी हमारी वो सारी की सारी विशेषताओं को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में होती हैं। ओके, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।